ऑल राइट, हाय वॉरियर्स, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं आपका अपना पंकज भैया, और स्पेशली ये आज की जो वीडियो है और आज की जो क्लास की वीडियो है बेटा, ये क्लास 11th केवीएंस के लिए है। बी केयरफुल, जो आज केवी में गया था बेटा आप लोगों को पढ़ाने के लिए, वही चैप्टर मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। मुझे पता है कुछ बच्चों को कुछ चीजें डिफिकल्ट लगी होंगी, आई एम डैम श्योर, एंड डिफिकल्ट लगने के बाद वो घर पे जाकर के खुश हो जाते हैं। इट्स वेरी ओके। मैंने आपके ग्रुप में वो पीडीएफ जो मैंने आपको कराई थी बेटा, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली शेयर कर दिया, ऑलरेडी शेयर कर दिया, सॉरी। एंड शेयर करने के बाद इसमें से जो कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको स्कूल में कराए थे, उसके बाद यहाँ पर आने हैं बेटा, ठीक है। यहीं पर हम इसको रिपीट करने वाले हैं, आपकी टोटली रिवीजन हो जाएगी, और इस बार मार्क्स आपके कम नहीं आने दूंगा, ये मेरी गारंटी है भाई, ठीक है। चलो, बस शर्त नहीं है कि आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। मैं डायरेक्टली स्कूल के बाद यहाँ पर आ गया था वीडियोस के लिए, सो दैट मैं यहाँ पर डायरेक्टली कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड कर सकूं। अदरवाइज आपके दिमाग में जो भी भर के गया था स्कूल से, वो सब घर पे जाते जाते खत्म हो जाएगा। आई वांटेड, अगर ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा तो आप इसको बार बार रिपीट ऑन पे देख सकते हैं, इसमें आपके लिए ही अच्छी बात होगी। दैट्स अ गुड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें इस चैप्टर से, दैट इज द वाटर ओशियन। अगर कोई एब्सेंट तो होगा नहीं, फॉर श्योर सारे लोग आज प्रेजेंट ही थे, आपको पता ही है। सो इस चैप्टर से फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ओशियन। जब भी इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हो, इसकी पीडीएफ आपके सामने ओपन होनी चाहिए। देखो बेटा, भैया अभी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जितना स्कूल में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। आई डू नॉट हैव डिजिटल बोर्ड राइट नाउ, बट स्टिल कंटेंट की क्वालिटी वही रहेगी बेटा जी, ठीक है। मेरे पास पिक्चर्स के लिए और कुछ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट स्टिल आप अपने पास नोट्स रखेंगे, नोट्स को यहाँ से टैली करते रहना, यू विल गेट द आंसर। मेरे पास मेरा टैब है, मैं इसमें से आंसर्स को समझाते रहूंगा क्वेश्चन वाइज, और यहाँ पर आप टैली करते रहना, आपको सारी चीजें ऑन द स्पॉट ऑन टिप समझ आती रहेंगी। ऑलराइट, होप सो कोई डाउट ना हो आप लोगों का। फर्स्ट क्वेश्चन वॉरियर्स, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन करंट्स। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा स्कूल में यही था, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन करंट्स, ये वाला पेज ओपन कर लीजिए प्लीज, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन करंट्स। सो मैंने आपको बताया था बेटा कि ओशन करंट्स होते क्या है, राइट। तो ओशन करंट्स मैंने आपको बताया था कि इट इज द मूविंग वाटर ऑफ ओशियन हॉरिजॉन्टली in a particular direction, that is called ocean current. ocean current की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई है, भेजे में घुस गई है, वो बाहर नहीं निकलने वाली। बट इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है बेटा कि ये किसी भी रीजन का क्लाइमेट को चेंज करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। किसी, अब जब ये सपोज अगर गर्म पानी है, राइट, और वो गर्म पानी किसी लैंड मास से टकराता है, गर्म पानी का मतलब उबलता खौलता गर्म पानी की बात नहीं कर रहा हूं। सपोज एक ओशन का वाटर है, वहां पर डायरेक्टली सनराइज हिट कर रही है, सनरेज हिट कर रही है, सनरेज हिट करने के बाद वहां पर जो वाटर का टेम्परेचर है, सरफेस वाटर का टेम्परेचर है, वो थोड़ा वार्म होता है। वार्म होने के बाद जब वो मूव करेगा एज एन ओशन करंट और जाकर किसी लैंड से टकराएगा, उसके कांटेक्ट में आएगा, तो उस लैंड का टेम्परेचर भी वार्म आउट कर देगा। और जब वो वार्म आउट करेगा बेटा, ठीक है, तो देखा आपने कि ओशन करंट की वजह से एक पर्टिकुलर रीजन पे टेम्परेचर का फर्क पड़ा, डिफरेंस पड़ा। चलो भाई नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ प्रेसिपिटेशन। ओशन करंट्स जो है बेटा वो प्रेसिपिटेशन भी करवाती हैं, और प्रेसिपिटेशन का मैंने आपको बताया था बेटा, प्रेसिपिटेशन इज द बापू, और प्रेसिपिटेशन के बापू के अलग अलग बेटे, ठीक है। इसी के अंदर रेनफॉल, स्नोफॉल, हेलस्टोन, स्लीट, ये सारे इसके बेटे हैं। इसका मतलब कि प्रेसिपिटेशन जो है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ बारिश को नहीं बोलते, सिर्फ और सिर्फ स्नो को नहीं बोलते, अलग अलग मॉइस्चर को जो क्लाउड से हमारी अर्थ की सरफेस पे गिरते हैं, उनके टाइप्स को ही हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, रेनफॉल, स्नोफॉल, हेलस्टोन, स्लीट, ये अलग अलग प्रेसिपिटेशन के टाइप्स है। आई वांट कि आप लोग बेसिक से ऊपर चलो। मैं ऐसा समझता हूं आपने 9th क्लास पढ़ी नहीं है, राइट, तो मैं 9th क्लास का भी कंसेप्ट क्लियर करते चलूंगा, और आपको भी इससे बहुत इजी हो जाएगा इसको रिवाइज करना। अगर कोई कंसेप्ट गलती से स्कूल में छूट भी गया होगा तो यहां पर जरूर कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, हाँ, ये तो देखो जरा, ये टोटल 5 से 3 मार्क में आ सकता है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंस, थर्ड पॉइंट आप देखना अपने नोट्स में, टैली करते रहना बेटा, ठीक है। फूड रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज में आप देखोगे जब भी ओशन करंट होता है बेटा, ये अपने साथ ना फाइटोप्लैंक्टन्स को, इट मींस ये वो प्लांट्स होते हैं जो
ओशियन के अंदर ग्रो होते हैं और इन प्लांट्स के पीछे पीछे बहुत सारी मछलियां होती है। सपोज अगर ओशियन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, ओशियन का वाटर मूव कर रहा है एज इन करंट, तो अपने फाइटोप्लैंक्टन्स को भी बहा करके लेकर के आएगा। जब फाइटोप्लैंक्टन्स को बहा करके सरफेस के ऊपर लेकर के आएगा बेटा, तो फाइटोप्लैंक्टन से साथ साथ जो मछलियां हैं वो अपने खाने को ढूंढते हुए ऊपर आएंगी सरफेस के ऊपर, और जब सरफेस के ऊपर आएंगी बेटा तो वहां से जो फिशरमैन हैं और मछुआरे जो हैं उन फिशेस को कैप्चर कर लेंगे, राइट। बहुत लॉजिकल है बेटा। ज्योग्राफी इज टोटली साइंस बेस्ड कंसेप्ट। कहीं तो सुना होगा आप लोगों ने ये सेंटेंस, राइट। सो ये लॉजिकल सब्जेक्ट है बेटा, ठीक है। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा है और ये पूरा सब्जेक्ट ही लॉजिक और रीजनिंग और एप्टीट्यूड पर बेस्ड है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। भाई ओशियन जो है, ये जो ओशियन है बेटा, ठीक है, ये ओशियन हमेशा मिनरल्स प्रोवाइड करता है, राइट। आपको पता ही होगा मिनरल्स कैसे प्रोवाइड करेगा। फॉर एन एग्जांपल पेट्रोलियम, गैसेस, नेचुरल गैसेस, राइट। एंड दीज आर द मिनरल्स जो कि डायरेक्टली मिनरल्स अर्थ की सरफेस के, सॉरी अर्थ नहीं बोल रहा हूं मैं, ओशियन की सरफेस से मिलते हैं, ठीक है। सॉरी बेटा, मैं डायरेक्टली स्कूल से आ रहा हूं, ब्रेन में ऑक्सीजन कम है थोड़ा सा, तो मेरी जुबान लड़खड़ा सकती है, ब्रेन उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा जैसे पहले कर रहा था स्कूल में, राइट। फिफ्थ पॉइंट बेटा, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। पता है ना आपको, ओशियन जो बेटा वो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड करने में हेल्प आउट करता है। ओशियन नहीं तो फिर शिप्स, बोट्स, सबमरीन्स चल सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स हमने करा लिए हैं। 6th पॉइंट की अगर श्रद्धा हो तो कर लेना भाई। ये ओशियन जो बेटा किसी भी रीजन के मॉनसून को इन्फ्लुएंस करता है। इसका मतलब है जो इंडिया में मॉनसून आता है वॉरियर्स, वो सब का सब डिपेंड होता है इसी ओशियन के ऊपर। समझ आया? मैंने झट से ये सारे के सारे फटाफट सारे के सारे पॉइंट्स करवा दिए हैं, ब्रेन में आपके चले जाएंगे। एक बार इन पॉइंट्स को पढ़ लेना, सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे। आई नो यहाँ पर आपका वो डिजिटल बोर्ड्स नहीं है, तो इट्स वेरी ओके, आप उसको पीडीएफ में अपना देखते रहना, राइट। तो हेल्प आउट होता रहेगा। भैया अभी गरीब है। ओके, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड वन, व्हाई डू वी कॉल आवर अर्थ ब्लू प्लैनेट? अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं भाई? क्या रीजन है इसके पीछे? तो आप जाइए और ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। व्हाई डू वी कॉल आवर अर्थ ब्लू प्लैनेट? प्लीज उसको ओपन करो पीडीएफ के अंदर। अर्थ जो है बेटा वो 71% वाटर से घिरा हुआ है। अर्थ का टोटल जो सरफेस है 100%, उसमें से 71% सिर्फ और सिर्फ वाटर से कवर्ड है। तो ये अगर हम स्पेस से दूर से देखते हैं ना, तो हमारी अर्थ जो है वो ब्लू कलर की नजर आती है। दैट इज व्हाई आवर अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट। समझ गए भाई? अर्थ इज नोन एज आवर ब्लू प्लैनेट। पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ को ही ब्लू प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि ब्लू कलर का ही नजर आता है दूर से। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये थर्मोक्लाइन क्या होता है? ये थर्मोक्लाइन क्या चीज है, जरा देखते हैं। वेट बेटा, हम कमें। अरे हाय वॉरियर्स, बेटा देखो मुझे पहले ये अनाउंस कर देना चाहिए था। ये मुझे वीडियो जो है बेटा इमरजेंसी में डालनी पड़ रही है, तो इसमें कोई भी एडिटिंग एक्स्ट्रा नहीं हो सकती। एज इट इज जो मैंने रॉ फॉर्म में पढ़ाया है वो एज इट इज अपलोड हो जाने वाला है, क्योंकि मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं, तो वहां पर एडिटेड नोट्स पड़े हुए हैं आपके पास। बस आपको मेरे क्वेश्चंस के साथ अलाइंड रहना है, ठीक है। आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी जो भी आज आपने मेरे साथ रिवाइज किया था स्कूल के अंदर। ऑलराइट, ऑलराइट बेटा। सो हमारा क्वेश्चन है बेटा, थर्मोक्लाइन क्या है? थर्मोक्लाइन एक बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। आपने देखा भी था उस पिक्चर में, मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया भी था कि किस तरह से जैसे जैसे हमारी ओशियन के अंदर डेप्थ बढ़ रही है, वैसे वैसे ओशियन का टेम्परेचर के जो लेयर्स है ना बेटा, सॉरी ओशियन के जो लेयर्स हैं उनके टेम्परेचर्स धीरे धीरे डाउन होते जा रहे हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप ओशियन के अंदर गहरा जाते जाएंगे उतना टेम्परेचर उसका लोअर डाउन लोअर डाउन लोअर डाउन और डिक्लाइन होता रहेगा, कम होता रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, हायर द ऑल्टीट्यूड लोअर द टेम्परेचर, वैसे ही जब आप ओशियन के अंदर जितना अंदर जाएंगे, ठीक है, जितना लोअर ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे बेटा उतना टेम्परेचर डाउन जाता जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना वॉरियर्स, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बेटा? थर्मोक्लाइन। कोई दिक्कत? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ध्यान रखना है थर्मोक्लाइन जो बेटा अप्रोक्स 2 से 3 मार्क में आ जाएगा डायग्राम के साथ।
तो डायग्राम अगर श्रद्धानुसार याद होता है तो कर लेना, वैसे तो बहुत इजी है बेटा, ठीक है ना। डायग्राम में कुछ नहीं, एक डायग्राम टेबल बनाना और इस टेबल के अंदर ऊपर टेम्परेचर लिखना और इस साइड में डेप्थ लिखना, राइट, और यहां से एक लाइन को खींच करके कोने में ले आना, राइट। और यहां से क्या होगा, जब टेम्परेचर लगेगा इससे पता चलेगा कि यहां पर टेम्परेचर ज्यादा था, यहां पर टेम्परेचर कम हो गया और यहां से डेप्थ बढ़ते जा रही है, डेप्थ नीचे 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 जाती जा रही है। तो जहां ये लाइन मूव कर रही है, आप यहां पर नहीं बेटा, आप अपने नोट्स में देखिए, वहां पर प्रॉपर डायग्राम दिया हुआ है और जो मैं यहां पर बोल रहा हूं उसको नोट्स में टैली करिए, आपको सारा का सारा समझ आएगा, ठीक है। जो ये लाइन है बेटा इसको फॉलो करिए, ये लाइन थोड़ी लेफ्ट साइड में जा रही है, लेफ्ट साइड में जाने का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर इसका डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। जो यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस, सॉरी यहाँ पर जो 12 डिग्री सेल्सियस धीरे 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 4 डिग्री 5 डिग्री 5 डिग्री 4 डिग्री 3 डिग्री तक पहुंचता गया और इसके बाद डायरेक्टली फॉल डाउन हो गया, क्योंकि ये नीचे से डेप्थ ही तो बढ़ रही है, राइट, ठीक है। और डेप्थ बढ़ने के साथ साथ इसका टेम्परेचर भी नीचे डाउनफॉल हो गया, टेम्परेचर बिल्कुल नीचे गिर गया है। आई होप सो आपको स्कूल में समझ आया होगा। इट जस्ट दिस वीडियो बिलोंग्स टू योर रिविजन, दैट्स इट। मैं वो इसीलिए यार मैं डायरेक्टली स्कूल से यहाँ पर आकर के ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, सो दैट आपके ब्रेन में जो ताजा ताजा गया है वो ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश रहे, ठीक है। और अभी आपके पास टाइम भी है, कल आपका योगा का एग्जाम है, तो योगा में आप घर पे योगा तो नहीं करने वाले हो, राइट, तो थोड़ा सा इधर ही ध्यान दे लेना। हाँ भाई, सैलिनिटी मैंने आपको बताया था, सैलिनिटी का मतलब है कि एक पानी जो है ओशन का वो कितना खारा है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो पानी है बेटा वो एवरेज सैलिनिटी उसकी 35% तक है, ठीक है। अपने नोट्स में देखिए प्लीज। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, this one, what are tides, causes of tides and types of tides। tides के क्या reasons हैं, क्या causes हैं, और tides जो है बेटा वो किस तरह से हम पर impact करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि what are tides, ये tides भला क्या है, क्या चीज है tides। tides बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन मेरे बच्चों को समझ आ गया भाई, ठीक है। आपको डेफिनेटली ये टाइड समझ आ गई होंगी। बेसिकली द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर इन अ पर्टिकुलर पीरियड, राइट, दैट इज कॉल्ड टाइड्स। लेकिन टाइड्स होती किस वजह से हैं? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 3 रीजंस थे, याद है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आप लोग फंस गए थे, बट उसको सेकंड टाइम मैंने पढ़ाया था तो आपको अच्छे से समझ आ भी गया था। याद है वो कीकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, याद होगा भाई, बिल्कुल। सो टाइड्स याद हो गया बेटा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन उसके नीचे लिखी है और ये क्वेश्चन जो बेटा मेंशन है नीचे ही, ध्यान से इसको टैली करते रहना। तो टाइड्स की डेफिनेशन हो गई। अब देखते हैं इसके कॉजेज। टाइड्स के कॉजेज क्या हैं? तो हमने 3 कॉज पढ़े थे बेटा। फर्स्ट कॉज क्या है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। मून के ग्रेविटेशनल पुल से जो टाइड्स है बेटा वो क्रिएट होती है, क्योंकि मून जो है वो अर्थ के ज्यादा पास में है, ठीक है। तो वो तो ग्रेविटी से अपने लिक्विड को, जो वाटर कंटेंट है अर्थ के सरफेस पे, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, राइट। एंड सेकेंड वन इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। सन जो है बेटा वो बहुत दूर है अर्थ से, बट स्टिल वो इतना ज्यादा ह्यूमंगस है, लार्ज है, बड़ा है कि उसकी ग्रेविटेशनल पावर पुल जो है बेटा दूर रह करके भी मून से कम नहीं है। समझ आ रहा है? ठीक है, कम हो सकता है बट उसकी भी ग्रेविटी जो है बेटा, उसकी ग्रेविटेशनल पुल जो पुलिंग पावर ज्यादा है। तो इसलिए जो ग्रेविटेशनल पुल सन का है बेटा, उसकी वजह से भी हमारी अर्थ के ऊपर टाइड्स क्रिएट होती हैं। और टाइड जो है बेटा वो मैंने आपको बताया भी था, टाइड जो है वो हमेशा लहरें बन करके नहीं आती, बस उससे ना ओशन के वाटर का लेवल राइज हो जाता है, याद है। और ये टाइड्स कहां पर काम आने वाली थी? नेविगेशन के अंदर। और नेविगेशन जैसे कि वो डॉकिंग अप ऑफ द शिप्स, जो शिप्स है, पहले देखोगे आप शिप्स जो है वो खाली पानी में थी, मतलब वहां पर कोई पानी नहीं था, बट आप देखो कुछ घंटों के अंदर वहां पर पानी भी आ जाता है, ओशियन वाला। वो इसलिए क्योंकि वहां पर टाइड्स आ चुकी हैं। ये मैंने आपको स्कूल में अच्छे से वीडियो पे समझा रखा है, बस अपने दिमाग में उन वीडियोस को याद करो, आपको सारी चीजें कॉन्टिन्यूअसली समझ आती रहेंगी। सो व्हाट आर टाइड्स बता दिया जी, कॉजेज ऑफ टाइड्स बता दिया जी। हाँ, थर्ड वाला रह गया है कॉजेज ऑफ टाइड्स में, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून फर्स्ट, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन सेकंड, एंड थर्ड जो है बेटा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। 1 मिनट बस पानी भी लूंगा प्लीज। ओके, स्टार्ट करते भाई। थक तो जाते हैं बट
पंकज भाई को पढ़ाना पसंद है, ठीक है, और आप लोगों से जो कनेक्टिविटी हुई है दैट्स अ ग्रेट एक्सटेंट, क्योंकि आप लोग मेरे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हो। मुझे नहीं पता आप लोग दूसरे टीचर्स के साथ कैसा बिहेव करते हो, और मुझसे मतलब भी नहीं है। द थिंग इज कि मेरे साथ आप लोग जस्ट लाइक मेरे यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स की तरह हो, तो एफर्ट्स करने में मुझे कोई दुख, परेशानी, पीड़ा नहीं होती है। भाई कीड़े तू कहां से आ गया? अच्छा, मेरा भाई हुई होगा। चलो भाई, थर्ड पॉइंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बेटा, अर्थ मून सिस्टम। इसका मतलब ये है बेटा कि जो मून है ना, जब उसको खींचती है तो अर्थ जो है बेटा वो भी बैलेंस आउट करने के लिए, जहां से मून का जो बल्जिंग आउट है, मैं आपको थोड़ा डायग्राम पे दिखा देता हूं। ये अर्थ है, ठीक है, यहां पर एक छोटू सा मून है, यहां से बल्ज हो चुका है, इसको आप स्प्रिंग टाइड बोलोगे। क्या बोलोगे? स्प्रिंग टाइड, राइट। अब अर्थ जो अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करेगी बेटा, वो इधर से भी बल्ज निकाल देगी। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्योंकि अर्थ रोटेट भी तो कर रही है बेटा। जब रोटेट करेगी तो कुछ फोर्स इधर लगेगा और कुछ फोर्स इधर भी लगेगा, तो यहां से लगने के बाद जो पानी है बेटा वो छलक करके ये भी दूर जाता है, तो यहां पर भी स्प्रिंग टाइड आएगी और यहां पर भी स्प्रिंग टाइड आएगी। तो एक साथ 24 आवर्स के अंदर जब एक तरफ स्प्रिंग टाइड आएगी तो उसके ठीक अपोजिट साइड भी स्प्रिंग टाइड आएगी, ठीक है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द स्प्रिंग टाइड, जो नीप टाइड है ना वो भी ऐसे ही वर्क करती है, ठीक है। इनफैक्ट हर रोज जो है एक एक टाइड्स आती रहती है। खैर इसमें आप ज्यादा फंसिए मत, आप लोगों को जो कंसेप्ट बता रखा था स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, आप उसी पे चिपके रहो तो ज्यादा बेटर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ टाइड्स। जो टाइड्स है बेटा उनकी टाइप्स क्या है? सीरियस क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ टाइड्स, राइट। तो टाइप्स ऑफ टाइड्स में हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सन एंड मून। सन और मून के पोजीशन पे जो टाइड्स हैं, ठीक है, उसको हमें पढ़ना है। सो हमने इसको डायग्राम से अच्छे समझ भी रखा है, जरा आपने नोट्स निकालिए, उसमें डायग्राम देखिए, हमने इसको अच्छे से पढ़ा भी हुआ है। स्प्रिंग टाइड किसे बोलते हैं बेटा? जब सन, ध्यान रखना, जब सन, अर्थ और मून एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है, उसको हम स्प्रिंग टाइड बोलेंगे, ठीक है। या फिर सन मून एक साथ हो और अर्थ अपने अलग साइड में हो, ठीक है, तो भी दोनों की ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ से पानी को अपने तरफ खींचेगा ही खींचेगा, ओशन की वाटर खींचेगा, वो भी एक स्प्रिंग टाइड का सिचुएशन बनाती है। समझ आ गया आपको? अच्छा जी, नीप टाइड क्या है? मैंने अच्छे से बता रखा है बेटा। नीप टाइड जो नामात्र मींस बहुत कम टाइड आती है, और ये किस वजह से आती है बेटा? क्योंकि जो मून है ना बेटा वो अलग है, अलग हो जाता है। ये हमारा सन है, होप सो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, राइट। सो यहां से ये स्प्रिंग टाइड आ जाएगा, क्योंकि यहां पर मून इसके साथ में हो जाता है। आप थोड़ा डायग्राम मेरे को पास पास लग रहा है, राइट। सी दिस, ये मून है, ये वाले स्प्रिंग टाइड हो गए बेटा, और ये वाले नीप टाइड हो गए, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग टाइड कब कब आएगा, मींस मून के 4 फेजेस होंगे बेटा, ठीक है। फर्स्ट है बेटा फर्स्ट क्वार्टर, याद रखना, ठीक है ना, फर्स्ट क्वार्टर, सॉरी, ये है फर्स्ट क्वार्टर, ये है बेटा न्यू मून। डायग्राम को देखते रहो अपने नोट्स में, ठीक है, ये तो मैं इधर भी ड्रॉ कर रहा हूं, पहले इधर देख लो फिर उसके बाद डायग्राम को देख लेना। अरे यार स्मार्ट बोर्ड नहीं तो शॉक लग जाता है। ओके, ये न्यू मून है बेटा, ये फुल मून है, ये फर्स्ट क्वार्टर है और ये लास्ट क्वार्टर है। अपने डायग्राम में मैच ऑन करते रहना, ठीक है। यहां पर जो मून है ना बेटा वो आपको हाफ और यहां पर हाफ दिखने वाला होता है, ठीक है। और यहां पर जब मून रहेगा तो ये तो बिल्कुल ही गायब हो जाता है, और यहां पर जो मून रहता है ना बेटा वो एकदम लाइट अप रहता है, इसीलिए इसको हम फुल मून बोलते हैं। यहां पर न्यू मून बोलते हैं, न्यू मून वाले को अमावस्या बोलते हो, फुल मून वाले को पूर्णिमा बोलते हो। जो पूर्णिमा आपकी क्लास में भी कोई ना कोई होगा, है ना, मैंने नाम देखा था पूर्णिमा का, आपकी क्लास के ग्रुप में था शायद, किसी का नाम तो पूर्णिमा है। ऑलराइट, नो इश्यू। तो वो जो पूर्णिमा है बेटा उससे वो बेसिकली फुल मून को कहा जाता है, ठीक है। और आपको पता चल गया दिस इज अमावस्या, जिसको आप न्यू मून बोलते हो। ये फर्स्ट क्वार्टर पता चल गया, लास्ट क्वार्टर पता चल गया। तो यहां पर जो मून है वो एक रेवोल्यूशन लगाने में अर्थ का कितना टाइम लगा दिया? 28 डेज। तो यहां पर इसका फर्स्ट डे, यहां पर इसका 7th डे, यहां पर इसका 14th डे, यहां पर इसका 21st डे, और यहां पर फिर से 28 डे में इसका खत्म, जो मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में अच्छे से समझाया था। एंड आई होप सो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
कोई दिक्कत? चलो बढ़िया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ टाइड्स मैंने आपको बता दिया, नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड क्या होती हैं, डायग्राम के साथ मेंशन करना। जब 5 मार्क का हो या 3 मार्क का भी हो, डायग्राम के साथ इसको मेंशन करोगे तो विल गेट द फुल मार्क्स। Now come to the consequences of and effects of the tides. Tides के क्या इफेक्ट्स है, क्या consequences है, क्या जरूरत है टाइड्स की, या फिर क्या यूजेस है टाइड्स के? तो फर्स्ट देखते हैं, फैसिलिटेट द नेविगेशन। फैसिलिटेट भारी भरकम वर्ड है ना, कर देना कि इट ऑपरेट्स द नेविगेशन। जो भी है भाई, अपने छोटे से प्यारे से लैंग्वेज में अपने एग्जाम में लिख करके आना, ताकि आपको भारी भरकम ना लगे, बस टीचर को इजी लैंग्वेज में आप डिलीवर कर दो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिलीवर देम। ओके, सो फैसिलिटेट नेविगेशन, नेविगेशन को फैसिलिटेट करना। जो मैंने आपको बताया था, पोर्ट्स पे जो है शिप्स खड़ी रहती हैं, पानी आता है, टाइड्स आती हैं, शिप्स जो है वो ऊपर उठ जाती हैं वाटर के साथ, ओशन वाटर के साथ, और उसके बाद शिप ओशन वाटर के साथ निकल लेती है। ठीक है, तो इसको डॉकिंग भी बोलते हैं, डॉकिंग ऑफ द शिप्स। सेकंड आता है बेटा हेल्पिंग इन फिशिंग एक्टिविटीज, फिशिंग एक्टिविटीज में हेल्प आउट करते हैं, राइट। टाइड्स आएंगी, अपने फाइटोप्लैंक्टन्स लेकर के आएंगी। फाइटोप्लैंक्टन्स बेसिकली मछलियों को खाने वाला प्लांट्स होता है। ठीक है, उस प्लांट्स के पीछे पीछे भागते हुए वो मछलियां आती हैं, और वो मछलियां फाइटोप्लैंक्टन्स को खा करके अपना पेट भर लेती हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स के पीछे पीछे मछलियां भाग करके आती हैं, तो यहाँ पर फिशिंग में भी, फिशिंग एक्टिविटी में भी टाइड्स काम आती हैं। कम टू द थर्ड पॉइंट, टाइडल एनर्जी जनरेशन। मैंने आपको वीडियो दिखाया भी था बेटा, ठीक है, वीडियो फोटोज मैंने दिखाया था आपको स्कूल में कि टाइडल एनर्जी को कैसे जनरेट किया जाता है। जैसे आपके विंड मिल्स होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े विंड मिल्स होते हैं, वैसे ही बेटा विंड मिल्स, ध्यान रखना, ओशन के अंदर भी लगाए जाते हैं। जैसे ही ओशन के अंदर से जो टाइड्स है वो आएंगी स्पीड से, तो ये विंड मिल की तरह मूव करने लगते हैं, और जब ये मूव करने लगेंगे तो इनसे एक एनर्जी जनरेट होती है जिसको आप काइनेटिक एनर्जी बोलते हो, और ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है, और इसको स्टोर कर दी जाती है, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो आप देख रहे हैं फ्री की एनर्जी भी बन गई है, फ्री की इलेक्ट्रिक एनर्जी भी क्रिएट होती है इसी तरह। अरे हम ह्यूमन बीइंग है भाई, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अहम ब्रह्मास्मि, ह्यूमन की बात कर रहा हूं, मैं ही नहीं हूं ब्रह्मा। ओके, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट, एक बच्ची ने पूछा था आज क्लास में, सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया था सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन जो है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो ओशन अपने साथ लेकर के आती है, अपने टाइड्स के साथ वो सी शोर पे छोड़ करके फिर वापस चली जाती है, राइट। तो इसको बोलते हैं सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन। जो सेडिमेंट्स ओशन के अंदर, डीप डाउन ओशन के अंदर पड़े हुए हैं, वो टाइड्स के साथ ऊपर उठती हैं, आती हैं, जमा होती हैं, उसके बाद दे गो बैक साइड। ठीक है, दे रिट्रीव बैक। आई होप सो आपको समझ आया होगा। एंड यस, अगेन एक लास्ट पॉइंट है, 6th वाला, इसको सपोर्टिंग कोस्टल लाइफ बोलते हैं। सपोर्टिंग कोस्टल लाइफ में क्या है बेटा, जो फ्रेश वाटर है सी वाटर में, ज्यादा फ्रेश मतलब हम पी नहीं सकते बेटा। फ्रेश वाटर का मतलब है एज कंपेरिजन टू द सॉल्टी वाटर, जो बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है उससे कंपेरिजन किया है तो थोड़ा सा फ्रेश वाटर रहता है। जो फ्रेश वाटर है ना बेटा, जैसे वो कोस्टल एरियाज की तरफ आता है और वो फॉरेस्ट या एस्चुरी में टकराता है, ओहो फॉरेस्ट जैसे कि एस्चुरी, मैंग्रोव फॉरेस्ट है तो अभी आपको नहीं बताऊंगे, बट स्टिल जिसको पता होगा उसके लिए हेल्प आउट है। नहीं तो आप इसमें से 3 से 4-5 पॉइंट्स याद इजीली कर सकते हैं। तो जब एस्चुरी और मैंग्रोव फॉरेस्ट में ये फ्रेश वाटर जाता है बेटा, तो वहां पर प्लांट्स एनिमल्स को सरवाइव करने में हेल्प आउट होता है। ठीक है, मतलब एक टाइड्स के जो कॉन्सिक्वेंसेज या इफेक्ट्स हैं बेटा, वो कहीं ना कहीं हेल्प आउट करते हैं इस पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर प्लांट्स, एनिमल्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए। सो वॉरियर्स, मेरे तो गला बैठ रहा है, मेरी हालत खराब है, बट स्टिल मुझे खुशी है कि एटलीस्ट मैंने ये कंप्लीट किया आज का सेशन जो मैंने आपके स्कूल में लिया था। सो मीट यू टुमारो वॉरियर्स, टिल देन वेरी गुड बाय। यस, कोई अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो कल तो मिल ही रहे हम लोग, एंड कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से मार्क्स लें अपने क्लास में। सो मीट यू टुमारो, दैट्स टिल देन बाय।